हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग फिर से अपना जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है उसको सॉल्यूशन करते हैं। हम अलजेब्रा आपको पढ़ा रहे हैं, यानी एडवांस मैथ में अलजेब्रा में हम लोग इसके पहले 14 क्वेश्चन तक देख लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन 15 से देखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया क्या गया है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया गया है ना कि समानांतर श्रेणी 1 + 4 + 7 + डॉट डॉट प्लस x का योगफल 782 है, तो x का मान क्या होगा। तो एपी में एसएन का फार्मूला जो होता है ना, एसएन का वो क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू क्या होता है, तो d होता है। फ्रेंड्स, ये एसएन हम क्यों बोले, क्योंकि योगफल क्या, योगफल देखिए ये एसएन जो है ना वो n पदों का योगफल होता है। n नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी पदों की संख्या। a प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। d को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर पहचानने का तरीका क्या होता है ना कि t2 - t1 या t3 - t2 या t4 - t3 ऐसे करेंगे। अगर हर एक बार d बराबर होता है तो हम कहेंगे कि समानांतर श्रेणी में है। तो क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए 782 जो दिए गए हैं ना वो एसएन का वैल्यू दिए गए 782 और n और बट्टा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और a यानी प्रथम पद कितना दिए गया है, 1 दिए गया है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और प्लस n, तो n के जगह पर n - 1 और d की जगह पर क्या होगा, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 2 से इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 दूना का 4, 8 दूना का 16, 7 दूना का 14 और 1 15 और बराबर में क्या हो जाएगा n इंटू 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3n माइनस में 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इसको हल करिएगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1564 बराबर क्या हो जाएगा, 3n को n से गुना करिएगा तो क्या होगा 3n² और ये -1 होगा, यानी क्या होगा सिर्फ -n हो जाएगा। यानी इसको अगर लिखिएगा तो क्या होगा 3n² -n - 1564। और फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको n का वैल्यू 2 मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो हल करने का तरीका क्या होता है, तो इसको हल करने का तरीका होता है ना कि पहला और अंतिम को गुना करिए और इसके जगह पर दो खंड में ऐसा लिखिए कि जोड़कर घटाकर -n और वही दोनों को गुना करेंगे तो पहला और लास्ट के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये होता है तोड़ने का रूल। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। 3n² - 6 9n और प्लस 6 8n और माइनस में कितना है 1500 का कितना है 64 है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा -n हो जाएगा और यही दोनों को गुना करेंगे ना तो फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर होगा। फ्रेंड्स, अगर इसको आप हल करिएगा ना तो यहाँ से n का जो वैल्यू मिलेगा ना, एक तो आपको 23 मिल जाएगा, एक आपको 23 मिल जाएगा और एक कितना मिल जाएगा, एक आपका n का वैल्यू मिलेगा -68 और बट्टा में कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग प्लस को कंसीडर करते हैं, यानी n के जगह पर कितना बोलेंगे 23 बोलेंगे। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए x का मान निकालना है तो x को जो है ना वो अंतिम में है, तो अंतिम पद यानी tn, अंतिम पद यानी tn बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 और इनटू क्या होता है d होता है और dn के जगह पर कितना x और a के जगह पर कितना हो जाएगा 1 और प्लस n के जगह पर कितना होगा फ्रेंड्स, तो n के जगह पर 23 ले लेंगे तो 23 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और गुणन d के जगह पर कितना हो जाएगा, तो d के जगह पर 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3, यानी 22 को जब 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा 66 और 66 में 1 जोड़िएगा, 66 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो आपका 67 होगा। ऑप्शन नंबर डी पर आपका जा रहा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हल करना ही पड़ेगा, ये हल करने वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिए गए ना कि इतना अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालना है तो योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो योगफल वाला फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 और इंटू में कितना होता है d होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमको 10 पदों का योगफल निकालना है। ये n पदों के योगफल को ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो
10 पदों के योगफल को 10 से सूचित करेंगे, यानी n के जगह पर कितना 10 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या होगा 2, और a के जगह पर कितना हो जाएगा, तो a के जगह पर हो जाएगा -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और प्लस n, तो n के जगह पर 10 -1 और गुणने में कितना होगा d, तो d की जगह पर देखिए दूसरा में से पहला घटाइएगा ना तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5, यानी -8 में से -3 घटाइएगा तो -5 होगा और वही d होता है। इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -6 और ये कितना होगा 9, और 9 को जब -5 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 45। फ्रेंड्स इसको आप हल कर लीजिए, 5 और गुने कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 51। अब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 इकाई का 5 हो जाएगा और 5 5 का 25 हो जाएगा, यानी आपका -255 ऑप्शन डी पर जा रहा है। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। क्वेश्चन 17 दिए गए है ना कि 6 9 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 है। तो फ्रेंड्स सपोज कर लेते हैं लेकिन मेरे पास कितना है 15 रुपया है और 15 रुपया को मेरे 3 दोस्त में बांटना है। कितने दोस्त में बांटना है, 3 दोस्त में बांटना है। तो हम कैसे भी बांट सकते हैं, मान लेते हैं पहला को 4 रुपया दे दिए, दूसरा को 6 रुपया दे दिए और तीसरा को कितना देना पड़ेगा, तो तीसरा को मुझे 5 रुपया देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा 15 रुपया था, अगर हम 15 रुपये को 3 भाग में बांटे हैं, अगर वो फिर से तीनों भागों को जोड़ेंगे तो फिर से कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि अब जब इसको 3 भाग में बांटिएगा और वो तीनों भाग को जोड़िएगा तो फिर से कितना आना चाहिए, 6 9 आना चाहिए। तो अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो 6 9 आएगा, तो बात सही है। अगर गुणा करते हैं पहले दो छोटे को गुणनफल करते हैं और गुणनफल के करने के बाद मेरा प्राप्त अगर आता है 483 तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये भी सही है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हल कर देते हैं। क्वेश्चन दिए गया है, देखिए इसको अब जोड़िए, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 के 9 हो जाएगा, 2 2 4 और 5 और 1 6, यानी जोड़ने पर मेरे कितना आ जा रहा है 6 9 आ रहा है। गुना करते हैं तो गुना करिए, तो देखिए पहले ये छोटा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सबसे छोटे भागों का गुणनफल, तो सबसे छोटे भाग यही ना 2 है, इसमें सबसे छोटा भाग यही ना 2 है, इसमें छोटा भाग सबसे यही 2 है और इसमें छोटा भाग यही 2 है। यानी इसको गुना करने के बाद आना कितना चाहिए 483, इसको गुना करने के बाद आना चाहिए 483, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 6 9। जोड़ने के बाद 6 9 आना है, गुना करके देखते हैं। तो गुना करते हैं, 19 दिएगा कितना होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, 19 के 57 तो 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 3 है, ये गुना करने के बाद नहीं आएगा। इस देखिए 17 दिएगा 51, यूनिट डिजिट कितना है 1 और यहाँ क्या है कितना 3, तो इसको गुना करने से नहीं आएगा और इसको गुना करने से और जोड़ने से सबसे आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बाई ऑप्शन पर हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को और भी तरीका से बनाया जा सकता है। बेसिक से बनाइएगा तो बेसिक से बनाने का तरीका क्या होता है तो आप जानते हैं, इसके पहले भी हम बताए थे कि समानांतर श्रेणी में 3 संख्या लिखने का फॉर्मूला ये होता है, अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और बराबर में क्या होगा 6 9। और क्वेश्चन फिर बोला ना कि क्वेश्चन बोला कि सबसे छोटी 2 भागों का गुणनफल, तो सबसे छोटा भाग कौन है, यही ना 2 है, तो इसका गुणनफल यानी अल्फा माइनस बीटा और इनटू में क्या होगा अल्फा, कितना दिए गया है तो 483 दिया गया है। इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ से बीटा क्या होगा कैंसिल आउट होगा, यानी अल्फा बराबर क्या होगा 6 9 और बटा 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3। अल्फा के जगह पर क्या बोल सकते हैं, तो अल्फा के जगह पर फ्रेंड्स बोल सकते हैं 2 3। अब ये अल्फा का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बीटा निकल जाएगा और बीटा निकलने के बाद क्या करेंगे संख्या ज्ञात कर देंगे, संख्या ज्ञात कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा के जगह 23 और यहाँ से बीटा निकाल के रख लेंगे, फिर अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा, यानी पहला टर्म निकल जाएगा।
फिर अल्फा की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो यहाँ 23 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पर 23 और बीटा यहाँ से निकाल के हल कर लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने में आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो अब दिए गए है ना टाइप 2 में हम लोग को करना क्या है, तो टाइप 2 में हम लोग को टाइप 2 जो दिए गए है ना उसमें एलसीएम और एचसीएफ को करना है। हालांकि ये एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में देना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3 हो जाएगा। इसका गुणनफल क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2, यही ना होगा। यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। हम बोलेंगे ना कि HCF कितना होगा, तो HCF जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। HCF वो होता है जो सब में कॉमन हो। HCF वो होता है जो सब में कॉमन होता है। HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है कि देखिए 2 को पहले लिख देते हैं, फिर गुना कितना हो जाएगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। और ये 2 को एक बार लिख दिए हैं, उसके बाद ये बचा हुआ है यानी क्या लिखेंगे 2 गुने 2, ठीक है। यानी इस एलसीएम में हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, एचसीएफ में तो हम बोलते हैं कि सब में कॉमन हो आपका एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन एलसीएम में अगर कॉमन नहीं भी हो ना तो उसको गुना के रूप में लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए ए क्यू और प्लस बी क्यू, यही ना पहला पॉलिनोमियल दिया गया है। तो अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो इसके लिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिए गए हैं, तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स a प्लस बी और इनटू में क्या होगा a प्लस बी। फिर दिया गया है a माइनस बी का होल a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और इनटू में क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि हमको सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। हमको सब में कॉमन a प्लस b दिखाई दे रहा है और HCF निकालना है, तो HCF आपका हो जाएगा a प्लस b। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहा है a प्लस b। फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर LCM निकालना रहता है ना, LCM निकालना रहता तो देखिए a प्लस बी तो सब में है, ये है a प्लस बी तो सब में है, ये है, और बाकी जो नहीं है उसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा। एक तो यहाँ पे लिख दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको जब लिखिएगा तो स्क्वायर कर देंगे और गुणा में कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यानी ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। चलिए एलसीएम वाला भी क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोल ही दिया क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए एक्सटेंड यानी तोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको फ्रेंड्स ऐसा लिखा जा सकता है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है a माइनस बी दिया गया है, तो फ्रेंड्स a माइनस बी को फिलहाल a माइनस बी ही लिखते हैं। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए अभी आपको हम एक रूल बताए हैं। क्या रूल बताया है कि अगर कॉमन नहीं हो तो भी क्या करेंगे उसको गुणा के रूप में लिखेंगे। फिलहाल आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन a माइनस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद ये नहीं है और ये नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे गुणा के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख दिए। फिर बचा क्या है, तो बचा है a प्लस बी, ए प्लस बी। देखिए फ्रेंड्स इसको लिखा जा सकता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब और इनटू में कितना हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको HCF निकालना है। HCF यानी मासा निकालना है। तो मासा में क्या होना चाहिए, देखिए जो कॉमन टर्म होगा वही क्या होगा, वही आपका HCF होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है 6
8 और 12, 6 8 12 में कॉमन आपको क्या दिखाई देगा? तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो 2 गुने 3 लिखेंगे। इसको जब तोड़ेंगे ना तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2। इसको जब तोड़ेंगे ना तो 2 गुने 2 गुने 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, है ना लिखेंगे फ्रेंड्स। तो मुझे कॉमन सब में 2 दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं HCF का तो सबसे पहले मुझे तो 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। ये पहले ही आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन से हम लोग इसको हटा सकते हैं। अब देखिए हमको देखिए सब में होना चाहिए, ये बात आपको याद होना चाहिए कि सब में HCF निकालना है तो HCF में कॉमन टर्म सब में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है। तो सब में आपको x दिखाई दे रहा है क्योंकि एगो x यहाँ भी है, यहाँ 2 गो x है पर एगो x तो हम काउंट करेंगे ना। यहाँ 3 गो x है पर एगो x काउंट करेंगे ना, यानी एगो हम यहाँ पे x काउंट करेंगे। यानी यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें लोएस्ट पावर को लिया जाता है। उसके बाद देखिए y स्क्वायर यहाँ है, y के पावर 3 यहाँ है और y के पावर 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 3 मतलब 27, यानी y पर पावर 27 है, y के पावर 3 है और y के स्क्वायर है, यानी इसमें आपका लोवेस्ट पावर वाला y के पावर 2 हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ z है, यहाँ z स्क्वायर है और यहाँ z क्यूब है, यानी इसमें भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, यानी क्या हो जाएगा z और यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और मेरा ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को ना हम लोग बाय ऑप्शन से बना लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बाय ऑप्शन से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर? बाय ऑप्शन से। तो ऐसा करिए ना कि अगर ये ऑप्शन को हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि अगर ये मेरा ऑप्शन सही है तो सबसे पहले करते क्या है कि इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगर ये x का वैल्यू सभी पॉलिनोमियल में रखते हैं और सबका रिजल्ट अगर 0 आता है तो हम कहेंगे क्या कि x - 4 जो है ना इस पॉलिनोमियल का यानी इस बहुपद का HCF है। तो अगर x बराबर 4 रख के इसमें 4 रखिएगा ना तो सब 0 नहीं आएगा, यानी पहला आंसर गलत होगा। आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ से अगर हल करेंगे ना x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 आएगा और ये 2 को जब इस पॉलिनोमियल में यानी इस बहुपद में रखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा। पर जब इसको आप हल करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x का वैल्यू में मिलेगा 2/3 मिलेगा। अगर हम इस x का वैल्यू 2/3 को इसमें रखते हैं, जब एक बार टेस्ट ही कर देते हैं। देखिए ये कितना है 15 और x के जगह पर रखना कितना है 2/3, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा 9 प्लस ये क्या होगा 8 और x के जगह पर क्या होगा 2/3 माइनस में 12। इसको जरा हल करिए फ्रेंड्स। इसको आप हल करिएगा ना तो यहाँ से आप क्या बोलिएगा? सर ये 3 से कट रहा है 5 बार में और ये 3 से कट रहा है 3 बार में, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा 20 और प्लस ये क्या हो जाएगा? तो ये 16 होगा और माइनस 12 दिया गया 36 हो जाएगा, यानी 20 और 16 36 प्लस में माइनस में 36 ये आपका क्या होगा 0/3 हो जाएगा, यानी आपका 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें x का वैल्यू 2/3 रखें 0 आगे, इसमें भी हम लोग रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। इसमें भी रखेंगे तो 0 आएगा, इसमें भी रखेंगे तो 0 आएगा, यानी इस बहुपद का LCF HCF जो होगा ना, इस बहुपद का HCF जो होगा ना वो 3x - 2 होगा। फ्रेंड्स ये रूल हमेशा आप HCF में ही लगाइएगा, LCM में नहीं लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए ये आपका क्या आ गया? अब आप दिखाई दे रहा होगा ये आपका क्या है LCM है। तो अभी हम जो रूल लगाए थे वो HCF के लिए बोले थे, LCM के लिए नहीं बोले थे। तो LCM में सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? इसको हल करना पड़ेगा। चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2x³ - 16 दिया गया है, तो हम अगर 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं 2 कॉमन करते हैं तो बोलिएगा सर x का क्यूब और माइनस में बचेगा 8, तो 8 के लिए लिख देते हैं 2 के पावर 3। अगर इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो आप बोलिएगा a³ - b³ यानी क्या हो जाएगा x - 2 इनटू x² प्लस में क्या होगा 2x और प्लस में क्या होगा b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्या है 3 और इनटू कितना 3 इनटू
क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 3x और प्लस माइनस में कितना है 10 है 10। तो देखिए 3 और इसको हम लोग क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस 10, यही ना होगा। फिर फ्रेंड्स इसको जब आप हल करिएगा तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 और क्या होगा x माइनस 2, थोड़ा सा इसको हल करिएगा तो ये आ जाएगा। ये बात आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं। तो देखिए सब में यहाँ पे x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम पहले ही क्या कर देते हैं x कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में हो जाएगा 8। देखिए x और फ्रेंड्स इसको हल करिए, x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2x और माइनस में 8, यानी इसको फ्रेंड्स जब आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 2, ये आ जाएगा। ये बात फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर r इतना आ रहा है तो अब आपका HCF पूछे या LCM पूछे, कोई भी पूछे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला ना कि LCM लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए बोला है LCM लिखने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कॉमन टर्म क्या है। तो कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है x माइनस 2, फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है x माइनस 2 और फिर यहाँ पे हमको देखना क्या है, इसको एक्सपेंड करके ये आया है और इसको तोड़कर ये आया है, फिर इसको तोड़ा है तो क्या आया है ये आया है। तो हमको इसमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो 2 3 x का LCM होता है 6x। कितना होता है फ्रेंड्स 6x होता है। फिर कॉमन टर्म मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन टर्म में x और माइनस 2 दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए ये 6x तो यहाँ है, 6x तो यहाँ है, लेकिन यहाँ 6x है क्या, यानी ये पहला आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फिर x माइनस 2, तो देखिए यहाँ x माइनस 2 नहीं x प्लस 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस 3 है, हमको चाहिए कितना x माइनस 2 चाहिए। अब x माइनस 2 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है। ऐसे आप हल कर सकते हैं ऑप्शन को देख के, लेकिन फिलहाल हम आंसर को पहुंचाते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये और ये कॉमन टर्म था, इसको लिख दिए। हम बोले थे ना कि अगर कॉमन टर्म नहीं भी रहे तो उसको गुणा के रूप में LCM निकालने के लिए लिखा जाता है। यानी यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी यहाँ लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 और इंटू में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में हो जाएगा 4, यानी आपका LCM के रूप में फ्रेंड्स ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर लेते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे और यहाँ से अब टाइप भी आपका चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन बोला ना 23, यदि समीकरण इतना और इतना तब कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। कोई हल नहीं होता है ना, तो इस केस में होता क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2। फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखना है। अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन को फॉलो करेगा। कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया, देखिए a1 a2 b1 b2 क्या है। a1 जो होता है ना पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट होता है, a2 जो होता है ना दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट होता है। तो a1 के जगह पर यहाँ पे 4 दिया गया है और बट्टा a2 के जगह पर 6 दिए गए हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, b1 पहले समीकरण के y कोफिशिएंट यानी 3 हो जाएगा और b2 क्या है दूसरे समीकरण के y कोफिशिएंट यानी -k हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हल करिएगा तो लिख सकते हैं, पर इतना ही से आपका क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। यहाँ से इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हल करिएगा देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में
2 से कट जाएगा ये 3 बार में, यानी क्या होगा -2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यानी यहाँ से k की जगह पर क्या लिख सकते हैं -4.5। कितना होगा फ्रेंड्स -4.5 k का मान आ जाएगा और k का मान पूछ रहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला ना कि निम्नलिखित समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हमको क्लियर वे में दिखाई दे रहा है दो को रैखिक समीकरण, यानी दो को लाइन के समीकरण दिखाई दे रहा है, और उसको अगर हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो पहला समीकरण में बोल देते हैं। a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका दूसरा समीकरण का नाम बोल देते हैं। अगर हम एक देखिए 3 कंडीशन होता है, कितना कंडीशन होता है फ्रेंड्स 3 कंडीशन। अगर हम बोलते हैं कि एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रांट यहाँ लिख देते हैं, ये x होगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। अगर हम इस समीकरण को हल करके और इस पर दर्शाएं यानी चतुर्थांश पर दर्शाएं, तो सपोज कर लेते हैं ना कि पहला जो लाइन खींचा गया है ना, इस लाइन का जो अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा गया, सपोज कर लेते हैं, और दूसरा का ग्राफ सपोज दूसरे का ग्राफ कैसा जाए तो दूसरा ग्राफ ऐसा जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया एक बार प्रतिच्छेद किया तो इसका एक हल होता है। कितना हल होता है फ्रेंड्स, एक हल होता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरे कंडीशन को यहाँ देखना है तो पहला का ग्राफ ऐसा गया, दूसरा ग्राफ ऐसा गया, तो ये एक दूसरे के समानांतर होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। तो समानांतर के केस में कोई हल नहीं होता है। और तीसरा एक और कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो पहला का ग्राफ एक ऐसा गया और दूसरा का भी ग्राफ क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरा का ग्राफ क्या होगा, दूसरा ग्राफ भी अगर इसी पर जाए तो एक दूसरे क्या होता है समपाती होता है। क्या होता है समपाती या आश्रित होता है, और इसका अनेक हल होता है, यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी हल होगा, मतलब बहुत सारा हल होगा, ये अनेक हल होता है, ठीक है ना। इसका एक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन अभी आपको बताए थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। फ्रेंड्स ये कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर एक हल होगा, क्या एक हल होगा तो क्या हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। इसके लिए क्या हो जाएगा एक हल के लिए कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगर अनेक हल होगा यानी अनंत हल होगा तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में होता है ना कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों क्या होगा बराबर होगा, यानी इसका अनंत हल होगा। क्या होगा अनंत हल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। हम आपको बोले ना कि सबसे पहले a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, इससे सबसे पहले क्या कर लीजिए इसको हल करिए। तो आप बोलिएगा ना सर a1 के जगह पर क्या हो जाएगा 9 बटा a2, यानी a2 की जगह पर क्या हो जाएगा 18, यानी क्या हो जाएगा 9 बटा 18 हो जाएगा। कितना होगा 9 बटा 18 होगा, यानी यहाँ 9 और बटा में हो जाएगा 18 और बराबर कितना हो जाएगा 3 और बटा में क्या होगा 6 और बराबर में क्या हो जाएगा 12 और बटा में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको रेशियो प्राप्त करना है तो कैसे रेशियो प्राप्त करेंगे, तो आप सर बोलिएगा ना कि रेशियो बहुत इजी वे में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको हल कर लीजिए तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो रेशियो मेरा प्राप्त हो रहा है ना वो सबका रेशियो बराबर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो प्राप्त हो रहा है सबका बराबर होता है तो वो एक दूसरे क्या होता है आश्रित या समपाती, यही ना होता है। और इसका कितना हल होता है, इसका अनंत हल होता है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, यानी इसका कितना हल होगा अनंत हल हो सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये कंडीशन को आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर एक हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए कौन से कंडीशन को फॉलो कराना है, ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, तो बोल दिया
कि केवल कितना हल हो, तो केवल एक हल हो। एक हल के लिए a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, यही ना कंडीशन होता है फ्रेंड्स। तो आप मुझे बताइए कि a1 के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, तो 2 लिख दीजिएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में 2 हो जाएगा, और बराबर b1 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, तो b1 के जगह पर 3 और b2 के जगह पर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा। देखिए ये 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, यानी एक बार में करेंगे। अब यहाँ से p नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका मतलब आप क्या समझिएगा, इसका मतलब यही ना समझिएगा कि p का वैल्यू 3 नहीं है फ्रेंड्स, p का वैल्यू क्या 3 नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 3 नहीं है तो 3 के अलावा और कुछ तो हो सकता है ना, तो 3 के अलावा हर एक वो वैल्यू होगा p का, लेकिन केवल 3 नहीं होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। p का एकमात्र मान 3, बिल्कुल नहीं, 3 ही तो नहीं होना चाहिए। p के सभी मान हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है 3 हो सकता है क्या, तब बोलेगा बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी 3 के छुड़ाकर और सब कुछ हो सकता है। ऑप्शन सी पर पहुंचते हैं। ऑप्शन सी, p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकता है, बिल्कुल सही। p का मान 3 के अलावा और सब कुछ हो सकता है, यानी ऑप्शन क्या होगा सी। p का एकमात्र मान 2 नहीं जी, 3 के अलावा और कुछ हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि यदि समीकरणों इतना 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 और इतना 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 का कोई संभव हल नहीं होगा। अब कोई संभव हल नहीं होता है तो उसके लिए कंडीशन तो आपको बताए हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। तो क्वेश्चन बोला ना कि ऐसे हो तो क्या करना है, की का मान निकालना है। a1 के जगह पर कितना होगा फ्रेंड्स, आप बोलिएगा सर a1 के जगह पर 14 हो जाएगा, और बट्टा a2 का मतलब हो जाएगा 21, और बराबर b1 बटा b2 यानी क्या हो जाएगा 8, और बट्टा में कितना हो जाएगा माइनस में k होगा, और बराबर नहीं c1 बटा c2, तो इतना ही से k का मान निकल जाएगा, उसको आपको हल नहीं करना है। देखिए यहाँ से 7 से 2 बार में कट जाएगा, 7 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से k का जगह पर कितना बोल सकते हैं, तो सर k के जगह पर आप बोल सकते हैं -12, यानी k का राइट आंसर -12 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स, ये -12 ऑप्शन नंबर सी पर डी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा।